नमस्कार साथियों। जैसा कि अपन सबको पता है कि अपनी जो महाद्वीपों की पूरी क्लास है, यानी 7 महाद्वीपों का अपन ने अध्ययन कर लिया है। क्रम से अपन ने अध्ययन किया था। अपन ने जब से पहली क्लास ली थी एशिया महाद्वीप से शुरू करके अब तक अपन ऑस्ट्रेलिया जो अंतिम महाद्वीप था उसका अध्ययन किया है। आज अपन परीक्षा की दृष्टि से जो भी प्रश्न है, रीट, पटवार, पुलिस या भी अदर एग्जाम है जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी आती है, उनमें महाद्वीपों से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न है उन पे अपन चर्चा करेंगे। दोस्तों अपना देखो, इसमें अपना पहला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पे है। इसमें देखिए, अपन निम्न में से असंगत को चुनिए, यानी कि गलत कौन सा है। यानी कि एक तरफ मैंने लिखा है पर्वत चोटियां और एक तरफ लिखे मैंने महाद्वीपों के नाम, यानी कौन सा एक दूसरे से मेल नहीं खा रहा है। इसमें अपन देखते हैं, पहला ऑप्शन है माउंट मैकिनले, इसके सामने लिखा हुआ है उत्तरी अमेरिका। फिर है माउंट एकांकागुआ, यह है दक्षिणी अमेरिका। फिर आ गया दोस्तों माउंट एलब्रुस और आगे लिखा हुआ दोस्तों अफ्रीका। चूंकि माउंट एलब्रुस यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखना दोस्तों, माउंट एलब्रुस है जो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका की नहीं। तो इसमें से अपना जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी। और आगे देखते हैं दूसरे ऑप्शनों को भी अपन। माउंट कोस्टुस्को, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। इसके अलावा देखिए पांचवा जो ऑप्शन अपने पास विंसन मैसिव, ये अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यानी सभी महाद्वीपों की एक एक चोटी होगी दोस्तों। अब इसमें अपने पास बचा ये अफ्रीका। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों किलिमंजारो। किलिमंजारो, ठीक है दोस्तों। ये हो गए 6 चोटियों की अपने पास। एक जो एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार से अपने को सभी महाद्वीपों की एक एक जो सर्वोच्च चोटी है या सबसे ऊंची चोटी है उसका ध्यान रखना है। माउंट मैकिनले, माउंट एकांकागुआ, माउंट एलब्रुस जो यूरोप की है, अफ्रीका की किलिमंजारो है, एशिया की माउंट एवरेस्ट है और माउंट कोस्टुस्को ऑस्ट्रेलिया की है और विंसन मैसिव है वो अंटार्कटिका की है। दूसरा क्वेश्चन, तो दोस्तों ये है आपका अगला प्रश्न, यानी दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है। इसमें देखते हैं दोस्तों क्या है प्रश्न। जिब्राल्टर जल संधि जोड़ती है। अपने जो पढ़ा था याद आ गया होगा आपको, जिब्राल्टर जल संधि किस किस को जोड़ती है। अपने ऑप्शन देखते हैं, अंध महासागर को प्रशांत महासागर से, भूमध्य सागर को अंध महासागर से, अंध महासागर को हिंद महासागर से, उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से। कौन सा आंसर हो सकता है दोस्तों? अब इसमें देखेंगे अपन। याद रखना दोस्तों, कोई भी जल संधि हो दो बड़े जल भागों को जोड़ती है, यानी जो छोटा भाग होता है वह जो दो बड़े जल भागों को एक छोटा जल भाग जोड़ता है उसे अपन जल संधि कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो जिब्राल्टर जो जल संधि है, याद रखना दोस्तों, ये भूमध्य सागर को अंध महासागर से जोड़ती है। इसलिए इस जिब्राल्टर जल संधि को अपन ने पढ़ा था, इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है। भूमध्य सागर की कुंजी, ठीक है दोस्तों। तो अपना सही आंसर होगा, यानी जिब्राल्टर जल संधि किस किस को जोड़ती है? भूमध्य सागर को अंध महासागर से। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन दोस्तों। अपना तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन। निम्न में से असंगत को बताना है। अपन जो भी प्रश्न ले रहे हैं दोस्तों, एक ही प्रश्न में 5-5, 6 चीजें अपन एक साथ देख रहे हैं। अब इसमें देखना अपने को, असंगत का मतलब है एक दूसरे से मेल कौन नहीं खा रहा है। एक तरफ मैंने देश के नाम लिखे हैं और एक तरफ लिखे हैं पठारों के नाम। अपना देखो, पहला पठार है क्वांटो का पठार, आगे दिया हुआ है जापान। फिर दूसरा है लोएस का पठार और चीन। ध्यान रखना दोस्तों, क्वांटो का पठार जापान में है, तो ये ऑप्शन अपना ये तो सही है। यानी परीक्षा की दृष्टि से अपन लोग असंगत पूछ रहा है, यानी इनमें से असंगत कौन सा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है। लोएस का पठार ये चीन में है। तिब्बत का पठार ये तिब्बत में नहीं होके दोस्तों, ये चीन देश में है, चीन देश में। ये जो तिब्बत का पठार दोस्तों, ये दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा। इसकी जो ऊंचाई है वो 4875 मीटर। ध्यान रखना। तो दोस्तों याद रहेगा, तिब्बत का पठार तिब्बत देश में नहीं होके चीन देश में है, तो अपना असंगत हो गया दोस्तों तिब्बत का पठार। और आगे देखते हैं,
इटली का पठार कहाँ है दोस्तों? ये चीन में है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। अनातोलिया का पठार ये टर्की देश में है। तो अपना सही आंसर हुआ दोस्तों तिब्बत का पठार। असंगत हो गए, आगे तिब्बत देश लिखा हुआ था, इसलिए अपन ने इसको सही करके क्या कर लिया है, चीन का देश याद रखना है। तिब्बत का पठार सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा पठार है, जिसकी ऊंचाई 4875 मीटर है। देखते हैं अपन चौथा क्वेश्चन। ये दोस्तों चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पे देखिए। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार का मरुस्थल। अब हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। थार का मरुस्थल दोस्तों भारत और पाकिस्तान में स्थित है, भारत और पाकिस्तान। इसके बाद अपने लिखा हुआ दोस्तों अरब का मरुस्थल, यह है सऊदी अरब में, सऊदी अरब। तीसरा है दोस्तों टकला मकान का मरुस्थल, यह है दोस्तों चीन में। गोबी का मरुस्थल दोस्तों यह है मंगोलिया में। ठीक है दोस्तों, अब देखो अपना प्रश्न क्या है, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों गोबी का मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल। ध्यान रखना दोस्तों गोबी का मरुस्थल। और इसके बारे में जानते हैं, गोबी का जो मरुस्थल दोस्तों ये संसार का सबसे ठंडा मरुस्थल है, संसार का सबसे ठंडा। याद रखना दोस्तों एशिया महाद्वीप का सबसे जो बड़ा मरुस्थल है वो अपन कई बार क्या करते हैं थार का मरुस्थल कर देते हैं। इसका आंसर थार का मरुस्थल नहीं होकर गोबी का मरुस्थल है, जो कि मंगोलिया देश में स्थित है। और इसकी और विशेषता क्या है दोस्तों, ये संसार का सबसे ठंडा मरुस्थल है। क्वेश्चन नंबर 5, ये अपना 5वां प्रश्न दोस्तों। सीधा सा प्रश्न देखो, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुमेलित नहीं है, एक तरफ मैंने लिखे दोस्तों जनजातियां और एक तरफ लिखे हैं इनके क्षेत्र की कहां निवास करती है। ठीक है, इसमें देखते हैं दोस्तों सबसे पहले लिखे हैं बुशमैन और आगे लिखा है दोस्तों मैंने सहारा मरुस्थल। याद रखना दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में सर्वाधिक जनजातियां पाई जाती है, इसलिए अफ्रीका महाद्वीप को जनजातियों का महाद्वीप भी कहा गया है। इसमें देखते हैं अपन जो बुशमैन जनजाति है दोस्तों वो सहारा मरुस्थल में नहीं रहती है, वो रहती है दोस्तों कालाहारी मरुस्थल में, कालाहारी मरुस्थल। याद रखना है कालाहारी मरुस्थल में। और अपन ने इसके आगे लिखा हुआ था सहारा मरुस्थल, जो कि गलत है। और देखते हैं एस्किमो जनजाति बिल्कुल टुंड्रा प्रदेश में रहती है, ठंडे प्रदेशों में रहती है। पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन, कांगो बेसिन का मतलब दोस्तों जहां जहां कांगो नदी बहती है उसके अपवास क्षेत्र में, उसके बेसिन में जो जनजाति रहती है वह है दोस्तों पिग्मी जनजाति। ये जो पिग्मी जनजाति है ये दुनिया की सबसे बोली प्रजाति है, सबसे छोटी प्रजाति है, या इनका कद बहुत ही कम होता है। फिर आगे दोस्तों बद्दू जनजाति जो कि सहारा मरुस्थल में रहती है। सहारा मरुस्थल है दोस्तों अफ्रीका के उत्तरी भाग में है, अफ्रीका के उत्तरी भाग में। ये दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल। और जो कालाहारी मरुस्थल है दोस्तों वो अफ्रीका के दक्षिणी भाग में नामीबिया और बोत्सवाना 2 देशों में फैला हुआ है, बोत्सवाना। जबकि ये जो सहारा मरुस्थल है ये अफ्रीका के उत्तरी भाग में लगभग 12 देशों में फैला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो याद रह जाएगी बुशमैन जनजाति कालाहारी मरुस्थल में और बद्दू जनजाति सहारा मरुस्थल में, पिग्मी जनजाति कांगो बेसिन में और एस्किमो जनजाति टुंड्रा प्रदेश में निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 6 अपना अगला क्वेश्चन है दोस्तों निम्न में से सुमेलित नहीं है। मैं सारे प्रश्न इसी टाइप के ले रहा हूं कि सुमेलित है नहीं, इनका क्या मतलब है दोस्तों, एक के साथ अपने 5 से प्रश्न एक साथ हल हो जाते हैं कम समय में। ठीक है, अब देखिए दोस्तों एक तरफ मैंने घास के मैदान लिखे हैं और एक तरफ इनके महाद्वीप लिखे हैं। कौन से घास के मैदान में, हर बार प्रश्न आया कि ये घास का मैदान कहाँ है। ठीक है दोस्तों, देखते हैं प्रेरी जो घास के मैदान है वो है उत्तरी अमेरिका में। ठीक है दोस्तों, तो ये अपना ऑप्शन सही है, कोई दिक्कत नहीं। डाउन्स जो घास के मैदान है वो ऑस्ट्रेलिया में है, बिल्कुल सही आंसर है। वेट्स जो घास के मैदान है ये भी अफ्रीका में है। ठीक है दोस्तों, जो सवाना जो घास के मैदान है ये भी अफ्रीका में है। कंपास जो घास के मैदान है दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका में नहीं होकर दक्षिण अमेरिका में है। दक्षिण अमेरिका के भी अगर हम देश की बात करें तो देश का नाम है दोस्तों ब्राजील। दक्षिण अमेरिका में बहुत सारे घास के मैदान है। कंपास के अलावा यहाँ है पंपास, पंपास जो कि अर्जेंटीना देश में है। और है दोस्तों
सेल्वास घास के मैदान। और देखते हैं अपन दक्षिण अमेरिका में दोस्तों लानोस, जो कि वेनेजुएला में है। ये वेनेजुएला देश में है लानोस, ये घास के मैदान। और सेल्वास जो घास के मैदान है दोस्तों, ये है अमेजन बेसिन में, अमेजन जो नदी बहती है उसके बेसिन में बहुत सारे घास के मैदान। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं पुस्टाज जो घास के मैदान है, बिल्कुल दोस्तों ये बिल्कुल सही, यूरोप में और जो घास के मैदान है, एक तो आ गया दोस्तों अपना पुस्टाज, और एक है स्टेपी जो घास के मैदान है वो है दोस्तों यूरोप में। और देखते हैं न्यूजीलैंड में जो घास के मैदान है दोस्तों, उन्हें कैंटरबरी कहा जाता है, कैंटरबरी। यूरोप की न्यूजीलैंड के घास के मैदान। तो ये अपना दोस्तों ये प्रमुख घास के मैदान है, ध्यान रखना है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लिया करें। अगला क्वेश्चन ये था दोस्तों, अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 7। ग्रेट लेक्स स्थित है। देखते हैं दोस्तों, पहले ग्रेट लेक्स को समझे क्या है। इसमें देखिए अपन, ग्रेट लेक्स का मतलब महान झील क्षेत्र, महान झील क्षेत्र। तो दोस्तों इसमें देखते हैं जो अपने को ऑप्शन दिए गए हैं, जब अपन ने पढ़ा था तब आपको मैंने अच्छी तरह बताया था कि ग्रेट लेक्स किसे कहा जाता है। इसमें देखते हैं अपन, पहला ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया, फिर यूरोप, एशिया, फिर उत्तरी अमेरिका। दोस्तों ये जो ग्रेट लेक्स है, ये एक झील नहीं होकर 5 झीलें हैं, 5 झीलें हैं, जिनमें एक है दोस्तों सुपीरियर। ये विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है, जिसका 82,414 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है दोस्तों। ठीक है, सुपीरियर मीठे पानी की सबसे बड़ी विश्व की झील है। दूसरा इसी में एक झील है दोस्तों, मिशिगन झील। तीसरी झील है दोस्तों ईरी। एक दो इसी में है ह्यूरन। और 5वीं झील है दोस्तों इसमें ओंटारियो। ये जो 5 झीलें हैं दोस्तों, ये कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। एक झील इनमें से, ये 4 तो झीलें हैं, सुपीरियर, ईरी, ह्यूरन और ओंटारियो। ये तो कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। ये जो मिशिगन झील है कंप्लीट यूएसए में स्थित है। ठीक है, ये जो 500 झीलें हैं ये मिलकर ग्रेट लेक्स कहलाती है। तो अपना सही आंसर होगा दोस्तों उत्तरी अमेरिका। याद रखना है, ग्रेट लेक्स एक झील नहीं होकर 5 झीलें हैं जो कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से अलग करती है। यहाँ 4 जल संधियों के नाम लिखे मैंने, मैगेलन जल संधि, सुएज जल संधि, डेविस जल संधि और पनामा जल संधि। दोस्तों अगर आप मानचित्र के माध्यम से देखते हैं तो अपने को सारी जल संधि याद रहती है। ठीक है, इसमें थोड़ा आप देखते हैं मैगेलन जल संधि वो कहां, देखो ये अपना पूरा वर्ल्ड माने अपन, ये दोस्तों ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ये एशिया, यूरोप और ये आ गया दोस्तों ऑस्ट्रेलिया और आ गया अंटार्कटिका। ठीक है दोस्तों, ये एक भाग है दोस्तों ग्रीनलैंड। ये स्थिति है पूरे विश्व की। इसमें अपन 4 जल संधियां देखेंगे। ठीक है, ये जो मैगेलन जल संधि है दोस्तों, ये यहां स्थित है। ये आ गया अपना दक्षिणी अमेरिका और यहां इसका एक द्वीप है दोस्तों, मैंने बताया था आपको, टिएरा डेला फ्यूगो द्वीप, जो कि दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा द्वीप है। इसको दक्षिण अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका के सबसे बड़े द्वीप टिएरा डेला फ्यूगो द्वीप से अलग करती है, वो है मैगेलन जल संधि। अपना प्रश्न है दोस्तों, उत्तरी अमेरिका को दक्षिण अमेरिका से कौन अलग करता है। ठीक है, और देखते हैं सुएज जल संधि। दोस्तों यहां है लाल सागर और यह आ गया दोस्तों अपना भूमध्य सागर और लाल सागर के बीच में है जो जल संधि है, उसका नाम है सुएज जल संधि। यानी भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती हुआ है सुएज जल संधि। डेविस जल संधि दोस्तों, डेविस जल संधि है उत्तरी अमेरिका के ऊपर। यूं आ गया दोस्तों, ये आ गया अपना कनाडा और ये है अपना दोस्तों ग्रीनलैंड। यहां ये जो जल संधि है दोस्तों, ये है डेविस जल संधि, यानी कनाडा को किससे जोड़ रही है, ग्रीनलैंड से। अब बचा अपना दोस्तों पनामा जल संधि। पनामा जो जल संधि है दोस्तों, यहां स्थित है।
ये पनामा देश है। यहाँ ये जो जल संधि है ये है पनामा जल संधि। इधर आ गया अपना दोस्तों अंध महासागर और इधर आ गया दोस्तों अपना प्रशांत महासागर। यूं भी कह सकते हैं अपन अंध महासागर को प्रशांत महासागर से कौन जोड़ता है? पनामा जल संधि। तो अपना सही आंसर होगा दोस्तों उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में कौन स्थित है, अलग कौन करती है? तो अपना आंसर होगा दोस्तों पनामा जल संधि। चारों जल संधि याद रखेंगे दोस्तों, वेब के माध्यम से आपको सही याद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यह है दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 9वां क्वेश्चन, सुमेलित करो। ये परीक्षा की दृष्टि से प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखना अपने को, एक तरफ मैंने लिखे हैं शहर और एक तरफ लिखे हैं मैंने नदियों के नाम कि कौन सी नदी है उसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ। ठीक है दोस्तों, इधर देखते हैं अपन, ये शहर है, ये है दोस्तों वारसा। इनको अपने को मिलाना है। वारसा है दोस्तों पोलैंड की राजधानी, ध्यान रखना है, ये पोलैंड की राजधानी है। ये दोस्तों विस्चुला नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखना। वारसा जो पोलैंड की राजधानी। फिर आ गया दोस्तों लंदन जो ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है। ये थेम्स नदी या थेम्स नदी, इसको टेम्स भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, लंदन ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी। ठीक है, फिर है दोस्तों पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है। पेरिस है दोस्तों फ्रांस की राजधानी, लंदन ग्रेट ब्रिटेन की राजधानी है। ये जो पेरिस है दोस्तों ये सीन नदी के किनारे स्थित है, याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है वो सीन नदी के किनारे स्थित है। फिर देखते हैं तो वेनिस जो कि इटली में स्थित है। ये वेनिस है दोस्तों, ये पो नदी के किनारे स्थित है। ये जो पो नदी है इसे इटली की गंगा कहा गया है, इटली की गंगा, याद रखिएगा दोस्तों। वेनिस पो नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, अब देखते हैं रोम जो इटली की राजधानी है। रोम किसकी राजधानी है दोस्तों? इटली की। यह है टाइबर नदी के किनारे स्थित है, ये इटली की राजधानी रोम। कौन सी नदी के किनारे है दोस्तों? टाइबर नदी के किनारे। मॉस्को रूस की राजधानी मॉस्को, ये मस्को नदी के किनारे स्थित है। ठीक है दोस्तों, ये जो मस्को नदी है ये वोल्गा की सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। 10वां क्वेश्चन अपना, कनाडा और यूएसए को अलग करती है। अपने पास 4 ऑप्शन है, देखते हैं दोस्तों। कनाडा और यूएसए दोनों ही ये उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यूं अपन देखते हैं इसको, इसके 3 पार्ट है। ये हो गया अपना दोस्तों कनाडा, यह है दोस्तों अपना यूएसए और यह है दोस्तों अपना अलास्का। तो ध्यान रखना है, कनाडा और यूएसए को जो ये लाइन अलग कर रही है, नॉर्मल सी बात है, ये अक्षांश रेखा ही होगी, क्योंकि आडी लाइन अपन ने पढ़ा था, आडी लाइन नहीं वो है, वो अक्षांश रेखा ही होती है। तो इसमें देखेंगे अपन, एक ही ऑप्शन अपने पास 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। ये जो रेखा है दोस्तों, ये अलास्का और कनाडा को अलग करती है। ये रेखा, यह 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा। फिर देखते हैं दूसरा ऑप्शन, 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, जो ये है कनाडा और यूएसए को अलग करती है। ठीक है दोस्तों, तो अपना आंसर हो जाएगा 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। पर जो परीक्षा है उसकी दृष्टि से दोनों ही महत्वपूर्ण है। 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा, केवल विश्व में ये 2 ही देश हैं जिनके बीच सीमा का निर्धारण अक्षांश और देशांतर रेखाओं के आधार पर किया गया है। तो याद रहेगा 141 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा ये करती है अलास्का और कनाडा को, यानी कि अलास्का यूएसए का पार्ट है, ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो कितना मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। अपन ने 5 नाम लिखे हैं, स्टैनले, एंजिल, लिविंगस्टोन, विक्टोरिया और नियाग्रा जलप्रपात। अपन देखते हैं कि कोई कौन इसकी स्थिति कहाँ है। सबसे पहले देखते हैं अपन स्टैनले जलप्रपात। दोस्तों 2 जलप्रपात है, स्टैनले और लिविंगस्टोन। ये दोनों ही कांगो नदी के किनारे स्थित है, कांगो नदी के, यानी ये अफ्रीका में है। कौन कौन से? स्टैनले और लिविंगस्टोन। एंजिल जो जलप्रपात है ये केरो नदी के किनारे है, केरो नदी। ठीक है, ये दक्षिण अमेरिका में। ठीक है, आगे देखते हैं। विक्टोरिया जो जलप्रपात है ये अफ्रीका में है और जेम्बेजी नदी के किनारे, जेम्बेजी नदी के किनारे स्थित है।
अफ्रीका में। और जो नियाग्रा जलप्रपात है दोस्तों, ये सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। सेंट लॉरेंस, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका। ठीक है दोस्तों, अब अपना प्रश्न देखते हैं क्या था। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो अपना सही आंसर होगा दोस्तों एंजल जलप्रपात, जो कैरो नदी के किनारे है। ये 970 मीटर ऊंचा है, 970 मीटर इसकी ऊंचाई है दोस्तों, याद रखनी है। और कौन सी नदी के किनारे है? कैरो नदी के किनारे। ये जो कैरो नदी है, ये ओरोनिको नदी की शाखा है, ओरोनिको नदी की। और ये ओरोनिको नदी है, ये एंडीज पर्वत से निकलकर कैरेबियन सागर या अंध महासागर में गिरती है। कैरेबियन सागर, क्योंकि कैरेबियन सागर अंध महासागर का ही पार्ट है। ठीक है दोस्तों, याद रखना 970 मीटर। और ये जो एंजल जलप्रपात बना हुआ है, ये वेनेजुएला देश में बना हुआ है, ये भी याद रखना है, वेनेजुएला देश में। परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है दोस्तों? एंजल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। निम्न में से सही है, अपने को सही बताना है। बॉस जो अपन ने इधर तो लिखे अपने महाद्वीपों के नाम, और इधर लिखे हैं उनमें से कुछ विशेषताएं हैं दोस्तों। इसमें देखते हैं अपन ग्रेट बैरियर रीफ। इसका मतलब होता है दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति। संसार की सबसे जो बड़ी प्रवाल भित्ति उसे ग्रेट बैरियर रीफ कहा गया है। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ये ऑस्ट्रेलिया है दोस्तों। इसके पूर्वी भाग में यहां कोरल सागर में स्थित है, कोरल सागर में। इसे महासागर का बगीचा भी कहा गया। ये इतनी हार्ड हो गई, इतनी कठोर हो गई, इसलिए महासागर का बगीचा कहा गया। ये दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में है, इसलिए ये सही है अपना। दूसरा देखते हैं ग्रेट रिफ्ट वैली। इसका अर्थ है दोस्तों संसार की सबसे बड़ी भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी कब बनती है दोस्तों? कोई भी नदी बहती है, उसके किनारे या उसके अपवास क्षेत्र में जो गड्ढे हो जाते हैं उन्हें भ्रंश कहा गया है। ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली दोस्तों, ये अफ्रीका में स्थित है, ये भी बिल्कुल सही है। और ये जो ग्रेट रिफ्ट वैली दोस्तों, ये न्यासा झील से लेकर मर्द सागर तक फैली हुई है। ये नील नदी के अपवास क्षेत्र के कारण ऐसा हुआ है। ये जो मर्द सागर है दोस्तों, ये जॉर्डन और इजराइल की सीमा पर स्थित है। आगे देखते हैं ग्रैंड कैनियन। कैनियन का मतलब होता है दोस्तों नदी के बहाव के कारण जो खड्डे हो जाते हैं, बहुत अंदरूनी यानी कि बहुत ही गहराई के खड्डे हो जाते हैं, उन्हें कैनियन कहा गया है। तो ये जो ग्रैंड कैनियन है दोस्तों, ये उत्तरी अमेरिका या यूं कह सकते हैं यूएसए में स्थित है। अगर देश का नाम आए तो अपने को करना है दोस्तों यूएसए। और ये जो ग्रैंड कैनियन का निर्माण करती है, ये करती है कोलोराडो नदी। संसार का सबसे गहरा कैनियन कौन सी नदी? कोलोराडो नदी। कौन से महाद्वीप में है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में। तो अपना जो प्रश्न था उसका सही उत्तर होगा अपना दोस्तों डी, यानी ये सभी चीजें बिल्कुल सही थी। ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, ग्रेट रिफ्ट वैली अफ्रीका में है, और ग्रैंड कैनियन जो कि संसार का सबसे गहरा कैनियन है वो उत्तरी अमेरिका या यूएसए से है। दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, अपवास क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी है। याद रखना है, बहुत ही सिंपल लगने वाला क्वेश्चन है, कई बार आया है, लेकिन ऑप्शन के कारण हम इसे गलत कर देते हैं या चूक कर देते हैं। तो देखिए इसमें अपन प्रश्न को आराम से पढ़ना दोस्तों। अपवास क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे बड़ी नदी अपने को बतानी है। तो देखो सबसे पहले अपना ऑप्शन है दोस्तों नील नदी। नील नदी दोस्तों याद रखना है विश्व की सबसे लंबी नदी है। ठीक है दोस्तों, विश्व की सबसे लंबी है दोस्तों नील नदी, बड़ी नहीं, याद रखना है। फिर आगे अपने दोस्तों यांगसी थी क्या, ये एशिया की सबसे लंबी है, एशिया की सबसे लंबी नदी। ठीक है दोस्तों, और देखते हैं ये आ गई दोस्तों अपनी अमेजन नदी। ये अमेजन नदी दोस्तों एंडीज पर्वत से निकलती है,
एंडीज पर्वत से और कैरेबियन सागर में जाती है। ये याद रखना है, ये अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से, इसलिए अपना आंसर होगा दोस्तों अमेजन नदी। दजला फरात को क्यों याद रखना है? क्योंकि इसी नदी के किनारे प्रसिद्ध मेसोपोटामिया की सभ्यता का विकास हुआ है। तो याद रह जाएगा दोस्तों, सबसे लंबी नदी तो है नील नदी, और अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अपनी अमेजन नदी। प्रश्न देखिए दोस्तों, विश्व की सबसे बड़ी झील है। झीलों से दोस्तों 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो सबसे बड़ी झील, एक मीठी झील सबसे बड़ी, और एक खारी झील सबसे बड़ी। ध्यान रखना, ठीक है? तो इसमें अपन चर्चा करते हैं। सबसे बड़ी झील का क्या मतलब? चाहे वो मीठी हो चाहे खारी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है दोस्तों? तो जो सबसे बड़ी झील है, अपना पहले आंसर देखते हैं। जो सबसे बड़ी झील है वो अपने दोस्तों कैस्पियन सागर, ये खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की सबसे बड़ी कौन सी हो गई? कैस्पियन। और ऐसे भी सबसे बड़ी कौन सी हो गई? कैस्पियन, ठीक है दोस्तों? एक है दोस्तों अपनी सुपीरियर, ये सुपीरियर है, ये है मीठे पानी की, मीठे पानी की सबसे बड़ी। ये यूएसए और कनाडा की सीमा पर है, यूएसए और कनाडा की, यानी ये ग्रेट लेक्स में से एक झील है। ये जो बैकाल झील है दोस्तों, ये विश्व की सबसे गहरी झील है, ये रूस में स्थित है, ठीक है दोस्तों? और देखते हैं ये जो लेक्वान झील है दोस्तों, ये टर्की में है। टर्की कह दो चाहे तुर्की देश कह दो, ये लेक्वान जो झील है ये सर्वाधिक लवणता वाली झील है, सर्वाधिक लवणता वाली झील, सर्वाधिक लवणता वाली झील, ठीक है दोस्तों? याद रह जाएगा, मीठे पानी की सबसे बड़ी सुपीरियर और सबसे बड़ी कैस्पियन है। खारे की कह दो चाहे डायरेक्ट प्रश्न बोलो सीधे बड़ी की, सबसे गहरी कौन सी है? बैकाल झील। और सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है? तो अपना आज का ये अंतिम क्वेश्चन है इस वीडियो का, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी। ऐसे प्रश्न कई प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। अपने पास ऑप्शन है कांगो, ऑरेंज, माही, लिम्पोपो। इनको देखते हैं अपन। ये जो कांगो नदी है दोस्तों, देखो इनको अपन अगर चित्र में देखते हैं तब अपने को सही समझ में आता है। तो ये जो अफ्रीका है दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप में ये है भूमध्य रेखा, जैसे ये भूमध्य रेखा है। ये कांगो नदी है, ये यहां से ये कांगो देश में यूं भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, याद रखना है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कौन सी नदी है दोस्तों? कांगो नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। ऑरेंज नदी दोस्तों, ये ऑरेंज नदी यहां से निकलती है दोस्तों ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से, ठीक है दोस्तों? तीसरा और देखो माही नदी, ये राजस्थान से संबंधित है दोस्तों, और राजस्थान में इसको देखेंगे बाद में। ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को, ठीक है दोस्तों? ये जो लिम्पोपो नदी है दोस्तों, ये ड्रैकन्सबर्ग पर्वत से निकलती है यूं, इधर आ गया दक्षिण अफ्रीका, इधर है जिम्बाब्वे, इनकी सीमा बनाती हुई इधर वापस हिंद महासागर में गिरती है। यहां से निकल रही है दोस्तों मकर रेखा। तो मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है दोस्तों लिम्पोपो नदी। तीनों चीजों की दोस्तों, भूमध्य रेखा को कांगो नदी काटती है, लिम्पोपो नदी मकर रेखा को काटती है, कर्क रेखा को माही नदी काटती है। कई बार ऐसे सवाल पूछे गए हैं, मकर रेखा को 4 बार काटने वाली नदी है। तो अभी दोस्तों अपने को कंफ्यूज नहीं होना होगा, कुछ भी पूछे अपने को अपना आंसर होगा दोस्तों लिम्पोपो नदी। दोस्तों आज अपने लगभग 15 क्वेश्चनों की बात की, जो मेरी दृष्टि से या अपन जो भी प्रतियोगी परीक्षा होगा जो भी अनुभव, उसकी दृष्टि से ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, महाद्वीपों से संबंधित। लगभग 15 प्रश्नों में अपन ने इसको कोशिश की। आगे और जो भी इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, एक वीडियो और बनाएंगे इनका, जो भी बचे हैं क्वेश्चन जो भी महत्वपूर्ण है। अपन ने आज एक प्रश्न में भी 5-5, 6-6 प्रश्न एक साथ सम्मिलित किए। लगभग अपन ने 50-60 प्रश्नों के करीब अपन ने इस पर चर्चा की। ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। तो आप पहले सारे वीडियो देखकर, क्रम से सारे वीडियो देखकर फिर इसको हल करेंगे, और आप इनको लगातार देखना है, ठीक है दोस्तों? अगले वीडियो के लिए, अगले वीडियो तक धन्यवाद।